सोमवार की सुबह सुबह बग्गा साहब का भी किया जाए स्वागत। और बग्गा साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका। एक ही चीज़ जाननी है हमें, इस 4 दिनों से क्यों अमेरिका वाले गिर रहे हैं, रुकते क्यों नहीं सर? नहीं अनिल जी, वैसे देखें तो मार्च एंड से जो रन अप आया था और अगस्त 1 को पीक कर गए थे मार्केट्स अमेरिका के, वहां से थोड़ा सा स्लो डाउन ही है। और वहां पे रसल भी, जो दीप का फेवरेट है, उनका मिड कैप इंडेक्स, वो भी ज्यादा गिर रहा है। तो इनफैक्ट आज तो काफी रिपोर्ट्स आ रहे थे कि ये जिस तरह से इंडस्ट्रियल्स और मिड कैप में करेक्शन हो रही है अमेरिका में, क्या ये स्लोइंग डाउन ऑफ इकोनॉमी दर्शा रहा है। तो ओवरऑल पिछले हफ्ते तो फेड के कारण ही ग्लोबल मार्केट्स में काफी इश्यूज आए और वही मूलभूत कारण है। बट इस हफ्ते से अब 3 काफी अहम और ट्रिगर आ जाते हैं। एक है यूएस में जो ऑटो वर्कर्स की स्ट्राइक चल रही है, वो 10 दिन पहले शुरुआत की थी उन्होंने। 13,000 वर्कर्स स्ट्राइक पे गए थे और अब वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो 3 बड़ी ऑटो कंपनीज हैं वो इसमें कुछ हल नहीं निकाल पा रही। ऑटो वर्कर्स 40% का जो सैलरी में वृद्धि मांग रहे हैं अगले 3 से 4 साल के को लेकर, ओवर नेक्स्ट 3-4 इयर्स। और जो ऑटो कंपनी है वो 20% की वृद्धि दे रहे हैं। तो ये एक कश्मकश चल रही है, बाइडन ऑटो वर्कर्स के साथ हैं, तो एक इशू वहां पर है। दूसरा है कि स्टूडेंट लोन रीपेमेंट अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। 1 अक्टूबर से स्टूडेंट लोन रीपेमेंट्स लगभग $1.5 ट्रिलियन का आउटस्टैंडिंग है छात्रों के ऊपर, जो उन्होंने लोन लिया पढ़ाई करने के लिए, उसके ऊपर उनको फिर से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पिछले 3 साल से कोविड के चलते उस पे एक पाबंदी थी, आप ले नहीं सकते थे स्टूडेंट से वापस पैसा। तो थोड़ी राहत थी अमेरिकन कंज्यूमर को, तो वो पैसे निकलेंगे तो प्रॉब्लम है इकोनॉमी के लिए। थोड़ी बहुत देखते हैं कैसे होता है। और तीसरी जो इस हफ्ते अब कांटे का एक डिसीजन रहेगा कि 30 सितंबर को अमेरिकन गवर्नमेंट के पास पैसे खत्म हो जाएंगे। तो 12 बिल होते हैं उनके बजट में, 12 ऐसे एक्ट होते हैं जो उनके कांग्रेस और सेनेट को पास करने होते हैं, हाँ, उनके लोकसभा और राज्यसभा में पारित होते हैं। वो रिपब्लिकन्स जो हैं, स्पेशली जो ट्रंप के फेवर में रिपब्लिकन्स हैं, वो कटौती मांग रहे हैं स्पेंडिंग में बहुत। ये जून में करार हो चुका था और हमें लगा था कि चलो अब 2025 के जनवरी तक तो राहत मिल गई मार्केट्स को। बट ये अभी इस साल का बजट भी पारित करने के लिए वो कटौती मांग रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग कटौती क्या है जो ट्रंप ने बोला है, कि जो 2 वकील ट्रंप के केसेस में मुकदमा लड़ रहे हैं सरकार की तरफ से, कह रहे हैं कि उनकी फंडिंग खत्म कर दो, उनको आप निकाल दो, तब हम इसको पारित करेंगे। तो ये इस हफ्ते बड़ा कांटे की टक्कर रहेगी अनिल जी। होपफुली 30 तारीख रात को, देर रात को कुछ ये कर देंगे। एक इनके पास है जो एक टेम्पररी मेजर ले सकते हैं कि 45 दिन का आप फंडिंग जारी रखिए। होपफुली वैसा कुछ इस हफ्ते में हो जाएगा। बट इसके चलते मार्केट्स को बढ़ने में मुश्किल रहेगी। ये 3 अहम ट्रिगर हैं इस हफ्ते, जो इमर्जिंग मार्केट्स में बहुत हावी हो रहे हैं। और इक्विटी म्यूचुअल फंड से ग्लोबली पैसा बहुत निकाला जा रहा है, रिस्क ऑफ हो रहा है बहुत, और हमारे मार्केट्स को भी इसका असर दिख रहा है। बग्गा साहब, एक वीकेंड पर बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जेपी मॉर्गन की तरफ से, और वो कह रहे हैं कि कच्चे तेल का दाम, क्रूड का दाम $150 हो जाएगा। तो सर बड़ी टेंशन हो रही है। $150 जितने पैसे हैं नहीं मेरे पास में। देखिए, किसी के पास नहीं है जी। ये तो वर्ल्ड इकोनॉमी पे इतनी क्षति होगी अगर ये ऐसे बढ़ता है। गोल्डमैन बोल रहा है कि $100 हो जाएगा अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर तक। बट आप देखिए ये क्यों बढ़ा है। एक तो है कि चलो डिमांड रिकवर कर रही है, चाइना रीओपन हो गया। पहले लगभग 1 मिलियन बैरल पर डे का ज्यादा इजाफा हो गया था डिमांड में, अब कह रहे हैं कि 2 मिलियन बैरल। बट ये हो सकता है कि चाइना अपना इन्वेंट्री भी भर रहा हो सर्दियों के लिए,
और रशियन जो क्रूड है उसका आप अनुमान ही लगा पा रहे हैं कि कितना वो चाइना को सप्लाई कर रहा है या भारत को सप्लाई कर रहा है। अब तेल बढ़ेगा 150, कोई कह नहीं सकता। ज्यादातर ये आउटलायर रिपोर्ट लिखते हैं, मोमेंटम के साथ जाते हैं। 3 महीने पहले तक जब तेल गिरा हुआ था तब ये सब बोल रहे थे कि देखें कितना नीचे जाता है। अब ये जून से अभी तक 30% तेल में वृद्धि हो गई है। इसके दो कारण है, एक तो डिमांड जो बढ़ी है और दूसरा है सप्लाई की कटौती, जो सऊदी और रशिया ने सप्लाई में कटौती की। अब कितना तेल और ओपेक के पास है? ओपेक 28 मिलियन बैरल दिन का उत्पादन कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी है 34 मिलियन बैरल। तो 60 लाख बैरल वो दिन के, जहां दुनिया अंडर सप्लाइड है 20 लाख दिन के, ओपेक के पास 60 लाख बैरल हैं अगर कीमतें बढ़ती हैं। सऊदी का जो ऑब्जेक्टिव है, जो बोला नहीं है बट जहां उनका बजट बैलेंस होता है और उनके पास अच्छा पैसा निकल के आता है बिना वर्ल्ड इकोनॉमी को क्षतिग्रस्त किए, वो $95 है। तो मुझे नहीं लगता 95 से ज्यादा रशिया हो सऊदी हो इसको ज्यादा बढ़ने देंगे। हाँ, शॉर्ट टर्म में 100 हो सकता है। हेज फंड्स की पोजीशनिंग टोटली अब लॉन्ग्स में आ गई है, तो बहुत हैवी स्पेकुलेशन भी है मार्केट में। यूएस का इन्वेंट्री डाउन है, बट यूएस के पास अभी भी 50% इन्वेंट्री पड़ी हुई है। तो अगर 100 की तरफ अग्रसर होगा तो यूएस वो रिलीज करेगा। वो सेंटिमेंटल जरूर इंपैक्ट आता है, चाहे डिमांड पे इंपैक्ट ना आए। तो छोटी बात ये, सऊदी के पास बहुत कैपेसिटी है बढ़ाने के लिए। अगर वो देखेंगे कि बहुत बढ़ेगा तो सारी दुनिया से उन पे प्रेशर आएगा, और ये 150 अगर आ गया तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी बैठ जाती है। वो तो फिर बात करने की जरूरत ही नहीं है। किसी के पास इतने पैसे नहीं है कि 150 पे होगा। और ये हो जाएगा, तेल आप इतना ऊंचा रखेंगे तो रिन्यूएबल्स ज्यादा, पेबैक पीरियड उनका छोटा होता जाएगा और वर्ल्ड का जो फोकस है वो रिन्यूएबल्स में हो जाएगा। बट वो लॉन्गर टर्म होता है। 86% अभी फॉसिल फ्यूल से ही ग्लोबल एनर्जी चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हम कुछ कर सकते हैं, बट यही होगा, सरकारों के फिस्कल डेफिसिट बढ़ेंगे क्योंकि कंज्यूमर के ऊपर 150 तो आप नहीं पास कर सकते। तो पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए, ये सब रिपोर्टें आती रहती हैं। किसी का तुक्का लग जाता है कभी कभी तो वो फेमस हो जाते हैं, अगली साइकिल में सबको पता लग जाता है कि ये तुक्का था। तो 150 तो कहीं किसी भी हिसाब से नहीं बनता है। और इतनी कैपेसिटी है आज के दिन में। वेनेजुएला, ईरान को छोड़िए, उसमें जब इन्वेस्टमेंट आएगी, जब होगा वो 2-3 साल 5 साल की बात है। बट अभी आज के दिन में आप 60 मिलियन बैरल और उत्पादन कर सकते हैं और तेल की कीमतें कूल हो सकती हैं। जरूर इसमें आई एम श्योर वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका थोड़ा दबाव डालेंगे सऊदीज के ऊपर अगर 100 की तरफ ये अग्रसर होती है प्राइस।